हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के करंट अफेयर्स को देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। अप्रैल के महीने में झारखंड में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इस प्रकार हैं। माओवादियों से ग्रसित सिंहभूम के कुछ एरियाज में दशकों के बाद वोटिंग हुआ है। नेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप में झारखंड ने पार्टिसिपेट किया है और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। झारखंड में मंडा फेस्टिवल मनाया गया है। पहाड़िया ट्राइब्स अभी झारखंड में न्यूज़ में रही है। न्यूज़ में रहने का कारण हम इस वीडियो में देखेंगे। झारखंड में मनरेगा स्कैम हुआ है, उससे रिलेटेड जानकारी लेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है, झारखंड में बर्ड फ्लू आउटब्रेक हुआ है, उससे रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, जिसमें झारखंड में जो सिंहभूम के कुछ इलाकों में जो माओवादी से ग्रसित एरियाज़ हैं, वहाँ पे दशकों के बाद वोटिंग हुआ है। वोटिंग कराने के लिए जो पोलिंग टीम्स थी और उनके मटेरियल्स को एयर ड्रॉप कराना था हमारे हेलीकॉप्टर्स के द्वारा। अब ये जो एयर ड्रॉप होना था वो सारंडा वाले एरियाज़ में कराना था। सारंडा हम जानते हैं एशिया का डेंसेस्ट साल फॉरेस्ट है और इसी कारण ये एरिया माओइस्ट का डेन कहा जाता है। जो माओवादी लोगों हैं उनका ये गुफा कहा जाता है, ये सिंहभूम का इस इलाका में। अब इस एरिया से जो माओवाद को घटाना था, उसके लिए सरकार ने 2011 में एक ऑपरेशन चलाया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एनाकोंडा। अब इस तरह के ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे रिसेंटली अभी बूढ़ा पहाड़ पे एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑपरेशन ऑक्टोपस नक्सलिज्म को घटाने के लिए चलाया गया था। मैप के माध्यम से हम थोड़ा सिंहभूम और सारंडा के बारे में जान लेते हैं। सिंहभूम के बारे देखें तो एक पूर्वी सिंहभूम है, एक पश्चिमी सिंहभूम है। सारंडा वन हमारे पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिण साइड में लाई करता है, सदर्न साइड ऑफ वेस्ट सिंहभूम। अब इसके बारे में अगर डिटेल में देखें तो सारंडा वन को एशिया का लार्जेस्ट डेंसाल फॉरेस्ट कहा जाता है और इसका टोटल एरिया 816.6417 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको बहुत जगह पे राउंड ऑफ करके 820 स्क्वायर किलोमीटर में भी दर्शाया जाता है। सारंडा जंगल का जो हाईएस्ट पीक है वो मीन सी लेवल से 925 मीटर के हाइट पे है। जो सारंडा का वेबसाइट है वहाँ पे इसका यूनिट नहीं दिया हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो मीन से लेवल से इसका हाइट है 925 मीटर्स होना चाहिए। सारंडा को लैंड ऑफ 700 हिल्स भी कहा जाता है, इसीलिए लोकल लैंग्वेज में इसको सेरेंगडा कहा जाता है। इसके अलावा जो सारंडा क्षेत्र है या सारंडा डिवीज़न है, इसके हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ जानकारी ले लेते हैं। जो सारंडा डिवीज़न है ये कोल्हान स्टेट के अंतर्गत आता था और ये राजा ऑफ पुरहाट का प्रॉपर्टी था। राजा ऑफ पुरहाट को हम लोग राजा ऑफ सिंहभूम के नाम से भी जानते हैं। कोल्हान के रीजन को हो लोगों का देश कहा जाता है, इसीलिए इसे हो दिसुम भी कहते हैं। अब जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे प्रवेश किया था तो 1820-21 में हो लोगों ने यहाँ पे रिवोल्ट किया, जिसे हो रिवोल्ट कहते हैं। बाद में इसे दबा दिया गया, लेकिन फिर से 1831-32 में एक ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट हुआ था जिसे कोल्ड रिवोल्ट कहते हैं और हो लोगों ने इस रिवोल्ट में भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। लेकिन विल्किंसन जो एजीजी थे इस एरिया के, विल्किंसन ने कोल्ड रिवोल्ट को दबा दिया और इस एरिया में विल्किंसन रूल को लागू किया। विल्किंसन रूल लागू होते ही यहाँ पे सबसे पहले 1834 में जो छोटा नागपुर का इलाका है उसको SWFA के अंतर्गत लेके आ गया था। SWFA का फुल फॉर्म होता है साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी और इसे रेगुलेशन 13 के तहत नॉन रेगुलेशन एरिया में डाल दिया गया। अब नॉन रेगुलेशन का मतलब है कि जो एरिया को रेगुलेट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि वो एरिया जो SWFA के अंतर्गत आता था वहाँ पे सरकार का कोई नियम पूरी तरीके से लागू नहीं हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के आदिम जनजाति लोग रहते थे या फिर वहाँ के जो आदिवासी लोग रहते थे उनके रहने के तौर तरीके अलग थे। तो उन्हीं के तर्ज पे विल्किंसन रूल लाया गया था, जिसमें जो हो जनजाति है उनका जो शासन व्यवस्था है उसे मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहते हैं। तो विल्किंसन रूल के तहत मुंडा मान की शासन व्यवस्था को उस एरिया में रहने दिया गया था और जो बाकी ब्रिटिश इंडिया में जो बाकी नियम लगता था, ब्रिटिश कानून लगता था, वो इस एरिया में नहीं लगता।
तो अब हम देख सकते थे कि SWFA का निर्माण 1834 में कर दिया गया था और ये रीजन गवर्नमेंट के अंदर आ गई थी। तो अगर हम देखते हैं कि सारंडा डिवीज़न का जो मैनेजमेंट है गवर्नमेंट के हाथ में कब आया है, तो ये 1836 में आया है। इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा वही है कि 1831-32 में कोल रिवोल्ट हुआ था। कोल रिवोल्ट के बाद वहाँ पे विल्किंसन रूल लागू हुआ था। तो जब ये रूल लागू हुआ था उसी के बाद ही ये जो मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को मिला था, ये 1836 में मिला था। उसके बाद जो 19वीं सदी थी उसी में ही जो सारंडा जंगल को है उसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया था और इसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने का डेट था 17 मई 1882 और जिसे सेक्शन 19 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 के तहत इसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था। लेकिन इस फॉरेस्ट को रिजर्व घोषित तो पहले कर दिया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1889 से। ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे सारंडा वन से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप हर साल इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है और रिसेंटली ये ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई में, जिसमें झारखंड ने पार्टिसिपेट किया और अच्छे पोजीशन सिक्योर किए हैं। ये जो चैंपियनशिप है ये अलग क्लास ऑफ कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें झारखंड ने क्लास 2 कैटेगरी में टॉप पोजीशन को हासिल किया है, वहीं क्लास 3 में 5th पोजीशन, क्लास 4 में 4th पोजीशन और क्लास 5 में 2nd पोजीशन को हासिल किया है। ये जो चैंपियनशिप है अमेरिका का एक पॉपुलर टीवी शो है जिसे स्पेलिंग बी कंपटीशन कहते हैं, उसी के तर्ज पे ऑर्गेनाइज किया जाता है और इंडिया में इसे ऑर्गेनाइज एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, उसका नाम है लीप फॉरवर्ड एंड मारिको। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें झारखंड में मंडा फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मंडा फेस्टिवल झारखंड का एक लोक संस्कृति है जिसमें जो शिव जी के श्रद्धालु हैं इस फेस्टिवल को मनाते हैं और इसका पूजन करते हैं। ये मेनली मेल डोमिनेटेड है, ऐसे कहीं लिखा नहीं गया है कि ये मेल डोमिनेटेड है, लेकिन इसमें जो स्पेशल श्रद्धालु जो होते हैं जिसे स्पेशल पर्सन का दर्जा दिया जाता है उन्हें हम भोक्ता कहते हैं। इन भोक्ता को एक प्लेटफॉर्म में ये लोग चढ़ते हैं और ये प्लेटफॉर्म गोल गोल घूमता है चारों तरफ। जैसे ये 25 फीट का एक हम प्लेटफॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें एक पोल और बांधा गया है, जिसमें एक भोक्ता यहाँ पे टंगे हुए हैं। ये भोक्ता जो टंगने का प्रोसेस होता है, इसमें जो भोक्ता होता है उसके पीठ में 2 होल किए जाते हैं उसकी स्किन पे और 2 हुक्स लगाए जाते हैं। इस टाइप के 2 हुक्स लगाए जाएंगे उसके पीठ में और ये हुक्स लगाने के बाद इसे रस्सी से बांध दिया जाता है और इस रस्सी के माध्यम से ये इस पोल पे अभी टंगा हुआ है। तो अगर डायरेक्टली देखें तो ये इसके शरीर से कनेक्टेड है। इस पर में जितने श्रद्धालु होते हैं, जनरली जितने मेल श्रद्धालु होते हैं, वो अपने शरीर को अलग अलग तरीके से कष्ट देते हैं, जैसे कि ये हुक लगा के या फिर कोई गरम गरम अंगारों पे चलते हैं, दहकते अंगारों पे चलते हैं और शिव जी को प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि एक भोक्ता जो इस पोल पे टंगे हुए हैं ऊपर से फूल और पत्तियों का बारिश कर रहे हैं और नीचे के लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो श्रद्धालु इस फूल पत्ती को आशीर्वाद की तरह पे कलेक्ट करते हैं और अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट मंडा फेस्टिवल में देख सकते हैं कि बच्चे से बूढ़े ये आग से भी दौड़ के गुजरते हैं और अपने इष्ट शिव जी को प्रश्न करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम झारखंड के पहाड़िया ट्राइब्स के बारे में देखेंगे। झारखंड के जो पहाड़िया ट्राइब्स है वो सीड इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं। अब ये जो अपने नेटिव सीड्स है, जो देसी वैरायटी, जितने भी फसल है उसके देसी वैरायटी के सीड्स है उसको सीड बैंक्स में जमा कर रहे हैं और अपना आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इस दशक में हम देख रहे हैं कि हमें दुकान में हाइब्रिड सीड्स मिल जाता है। हाइब्रिड सीड्स में क्या होता है कि जो उत्पादन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन उत्पादन इंक्रीज़ होता है लेकिन इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है कि इससे जो फसल होता है और उसमें से जो बीज निकलेगा उसमें जर्मिनेट करने का ताकत नहीं होता है, इसीलिए हमें हर साल नया बीज खरीदना होता है। और ये जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं ये अलग अलग कंपनियां हमें प्रोवाइड कराती हैं और हर साल महंगाई बढ़ने के कारण ये जो कंपनियां हैं अपना कमाई को भी बढ़ाने के लिए हाइब्रिड सीड्स का दाम बढ़ा दे रही हैं। इसीलिए जो झारखंड के पहाड़िया ट्राइब्स है ये अपना सीड इंडिपेंडेंस चाहती है, मतलब ये आत्मनिर्भर होना चाहते हैं अपने खेती के लिए और इसीलिए ये जितने नेटिव वैरायटीज़ हैं उन सीड्स को कम्युनिटी लेड बैंक्स में सेव कर रहे हैं, जिसे सीड बैंक्स कहा जाता है। अब 2019 में 4 कम्युनिटी लेड सीड बैंक्स का सेटअप किया गया था पाकुड़ और गोड्डा के हिली डिस्ट्रिक्ट्स में और ये जो 4 पंचायत के अंतर्गत आते हैं वो 4 पंचायत का नाम है
बड़ा पकतारी, बड़ा सिंदरी, कुंजबोना और करमाटाड़। और ये जितने सारे बैंक्स हैं ये महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। नेक्स्ट हम जो पहाड़िया ट्राइब्स है, झारखंड में मिलने वाले पहाड़िया ट्राइब्स, इनके बारे में जान लेते हैं। ये झारखंड के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं। अगर ये झारखंड का अगर हम मैप देखें तो ये चौकोर मैप है झारखंड का, जिसमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ये वाला पोर्शन संथाल परगना का रीजन है, उसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, इस वाले रीजन में जो कि राजमहल पहाड़ियों का जगह है, यहाँ पे हमारे पहाड़िया ट्राइब्स मिलते हैं। अब नाम से ही जब पहाड़ियाँ हैं तो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं। जो 1840s का दशक था, 1830s 40s का दशक था, उसमें दामिन इको का निर्माण किया गया था। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा या फिर आने वाले वीडियोज़ में इसको हम अच्छे से और बता देंगे। अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। तो जो पहाड़िया लोग हैं ये पहाड़ के ऊपर रहते थे, तो इन्हें दामिन इको के रीजन में रहने के लिए कहा गया था। दामिन इको का मतलब होता है स्कर्ट्स ऑफ द हिल। कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था कि जो पहाड़ के ऊपर में पहाड़िया लोग रहेंगे और पहाड़ के नीचे में संथाल लोग रहेंगे। तो अब पहाड़िया ट्राइब्स जो पहाड़ के ऊपर रहते हैं ये झारखंड में दो टाइप से मिलते हैं। ये एक को कहा जाता है माल पहाड़िया, दूसरे को कहा जाता है सौरिया पहाड़िया। और सौरिया पहाड़िया को मलेर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़िया ट्राइब्स के लैंग्वेज को देखें, ये मालतो बोलते हैं जो कि कुड़ुक से सिमिलर है, जो उराव लोग बोलते हैं। और एक इनमें भाषा जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है वो इंडो आर्यन माल पहाड़िया लैंग्वेज है, जिसे पहाड़िया कोई लोग पहाड़िया लैंग्वेज भी कह देते हैं। हालांकि ये जो पहाड़िया लैंग्वेज है ये पुअरली डॉक्यूमेंटेड है, इसीलिए इसके बारे में अच्छा जानकारी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें झारखंड में मनरेगा स्कैम से रिलेटेड ईडी ने बहुत जगहों पे छापेमारी की है और बहुत सारा पैसा भी जब्त किया है। अब इस टॉपिक को अगर देखें तो ये डायनामिक टॉपिक है और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो जो ईडी को जो प्रोविज़न मिलता है कहीं पे भी सर्चेज करने का, कहीं पे भी रेड करने का, वो किस प्रोविज़न से लोग को मिल रहा है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत ये किसी के घर पे जाकर अगर सर्च कर रही है तो पावर ईडी को इस एक्ट से मिल रहा है। तो अभी झारखंड में बहुत सारे ईडी का जांच हुआ है, बहुत सारे ईडी की छापेमारी हुई है। तो ये टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसीलिए इस एक्ट के बारे में थोड़ा हमें जानकारी रखना है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है बर्ड फ्लू आउटब्रेक। अब झारखंड में बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ था मार्च अप्रैल के महीने में। ये जो बर्ड फ्लू है इसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और जनरली ये डोमेस्टिक पोल्ट्री को अफेक्ट करता है और वाइल्ड बर्ड्स को अफेक्ट करता है। अब इस टॉपिक से अगर इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसके बारे में जानकारी रखना है। और इसका दूसरा नाम, जो बर्ड फ्लू का दूसरा नाम है, एवियन फ्लू भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले मंथ के करंट अफेयर्स के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।